स्वागत है दोस्तों, भारत 100 देख रहे हैं आप। और आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी एक बार फिर से देश की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और इस बार जो यात्रा निकाली जा रही है उसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। इससे पहले जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, पैदल निकाली थी, वो यात्रा, उस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में इसके बाद दो और खबरें आई हैं और वो दो सवाल उठ रहे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल वो ये कि राहुल गांधी के खासम खास जो हैं सैम पित्रोदा, जिन्होंने सवाल उठा दिया है ईवीएम पर और कहा है कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, देश घूम रहे हैं, पैदल पैदल चलेंगे, दूसरी तरफ ईवीएम पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। तीसरा सवाल यहां पर यह आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की एंट्री होगी यात्रा के जरिए तो यहां पर अखिलेश यादव जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या रणनीति होगी, क्या मैसेज जाएगा, ये समझने के लिए हमारे साथ भरत यादव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। भरत भाई देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है और ये सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब 24 का चुनाव सामने है, इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी वो अब सामने है, कैसे देखते हैं? देखिए, कल ही हम और आप इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन भी कुछ ना कुछ तो करेगा। मोदी जी मंदिर में पूरी गोदी मीडिया को लगाए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन कुछ नहीं करेगा, इंडिया के लोग खामोश रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने कहा था लाल किले से 2024 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे और वो बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो करेगा ही विपक्ष, और विपक्ष कर रहा है। इस ऐलान के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक अजीब तरीके का सन्नाटा देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की तरफ से, वो भी उन राज्यों में जहां पर उन्होंने चुनाव हारा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस बेल्ट से इतनी बड़ी यात्रा निकाल देंगे। ये यात्रा जो है 14 राज्यों की यात्रा पिछली बार भी थी जब उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया था। 14 राज्यों की यात्रा इस बार भी है। पिछली बार जो है 3,500 किलोमीटर था और इस बार उसका जस्ट डबल है, 6200 किलोमीटर, 6,200 किलोमीटर है। तो कांग्रेस ने ये घोषणा करके इस बात को कह दिया है, ये संदेश दे दिया है कि चुनाव बहुत करारा होगा, टक्कर बहुत करारी होगी। कमजोर समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी या कमल का फूल कांग्रेस को बिल्कुल भी ना करे। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने ओपन करते समय जो चीज़ कही ईवीएम के बारे में, तो देखिए, कांग्रेस को यात्रा निकालने से पहले या समाजवादी पार्टी को यात्रा निकालने से पहले ईवीएम के ऊपर जो संशय है उस संशय को दूर कर लेना चाहिए, चुनाव आयोग के साथ बैठक करके, चुनाव आयोग से जो भी करके। क्योंकि आज की तारीख में जब ईवीएम पर इतना संशय है, और ईवीएम एक मशीन है, ईवीएम हैक हो सकती है। श्याम पित्रोदा ने जो बात कही कि इसको हैक किया जा सकता है, अमेरिका में, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में ईवीएम, अपने यहाँ जो ईवीएम चलती है उसको अलोन मशीन बोलते हैं। अलोन मशीन का मतलब ये है कि उसका किसी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं होता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये भी चुनाव आयोग कहता है कि हमारी ईवीएम कहाँ कहाँ पर है, हम अपने दफ्तर में बैठकर देख लेते हैं कि फलानी ईवीएम कहाँ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मोबाइल पर आप अपनी लोकेशन किसी को भेजते हैं और वो देख लेता है कि आप कहाँ पर हैं। तो अगर अलोन मशीन हम ये कहते हैं तो फिर हम ये चेक कैसे कर पाते हैं कि वो कहाँ, उसको ट्रेस कैसे कर लेते हैं? पहली बात, कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम जो है 4 दिन का वक्त देते हैं। पिछली बार जो बहुत हो हल्ला हुआ था, 4 दिन का वक्त देते हैं, कोई भी इसको हैक करके दिखाए पार्टियां, 4 घंटे का वक्त देते हैं। तो 4 घंटे में कौन सी पार्टी उसको हैक कर लेगी? मुझे तो नहीं लगता। जिन पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में नेता अंगूठा छाप हैं, 50% नेता जो है अंगूठा छाप हैं, 10वीं तक पढ़े हैं या फिर 12वीं तक पढ़े हैं या इंटर किए हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का टी नहीं मालूम है, उनको आप कह दीजिए कि ये लीजिए ईवीएम 4 घंटे के लिए हैक करके दिखाओ, माइकल लाल कौन है, दम है? नहीं भरत भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि बड़े से बड़ा आप हैकर भी ले आओ तो शायद 4 घंटे में ना कर पाए। वही बात मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने कहा कि 4 घंटे में करके दिखाओ, तो 4 घंटे में तो किराए पर हैकर भी ढूंढे नहीं मिलेगा ना। 4 घंटा तो फोन करने में लग जाएगा कि गुरु आओ, ईवीएम हैक करनी है, तुम बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी जानते हो, तगड़े हैकर हो, आओ हमारे पास ईवीएम है। हो सकता है 4 घंटे में 2 घंटा तो जाम में फंसा रहे उनके घर पहुंचने में। तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं थी।
चुनाव आयोग ये कहे कि ये लो ईवीएम महीना भर अपने पास रखो, हमारी ईवीएम इतनी ज़्यादा सॉलिड है, इतनी ज़्यादा शानदार है, जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है, और आप हैक करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे, हम फिर बैलेट पर चुनाव करा देंगे। क्योंकि अमेरिका में ऐसा एक किस्सा हुआ था, हमारे यहाँ अलोन मशीन चलती है अमेरिका में, यही मशीन सर्वर से कनेक्टेड चलती है। तो अमेरिका में क्या है कि एक जगह, हमारे यहाँ क्या है कि वोटिंग होने के बाद एक जगह रखी जाती हैं, फिर उनको सभी दल मिलकर बचाते हैं कि कहीं कोई फलनवा बेईमानी न इसमें न कर ले। अमेरिका में क्या है कि चुनाव हो गया, उसके बाद ईवीएम में लगाया, तार गड़गड़ा के गिर गए एक जगह सारे वोट, पता चल गया कि सर्वर में दिख गया एक साथ। तो हमारे यहाँ अलोन बताया गया कि इसीलिए कि कोई गड़बड़ी ना कर सके, लेकिन उस अलोन पर भी संशय उठने शुरू हो चुके हैं। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा का तब कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर ईवीएम में धांधली के कोई जो है वो एस्पेक्ट रह जाते हैं, अगर ईवीएम में धांधली की चीज़ें संशय बना रहता है, तो फिर यात्रा कोई भी आप निकालिए, तो फिर धरना कोई भी करिए, तो फिर किसानों के मुद्दे उठाइए, गरीबों के मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाइए, उन मुद्दों का क्या होता है? जनता वोट करने जाएगी, वोट तो वहीं जाएगा जहां उसको जाना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग को इस पर आगे आना चाहिए, और अगर ये विपक्षी ये बात कहते हैं, या फिर वो लोग जो ईवीएम पर संशय कर रहे हैं, या फिर वो पत्रकार जो इसकी चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष इसकी बात उठा रहा है, तो लाजमी है पत्रकार तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। उनका मुंह बंद कराने का एक ही उपाय है कि ईवीएम दे दी जाए। भाई टेस्ट तो ऐसे ही होगा, लो बताओ, इसमें जो है हम तुम्हारे सामने जो है कर रहे हैं, 50 वोट बीजेपी को कर रहे हैं, 50 कांग्रेस को कर रहे हैं, 50 बहन जी को और 50 कांग्रेस को। अब ये लो, ले जाओ ईवीएम, और दम हो तो फिर वोट इधर उधर करके दिखाओ। तो अगर ये करने में कामयाब हो जाता है विपक्ष तो ठीक है भाई, और अगर नहीं कामयाब होता है, लेकिन अनुज जी अगर नहीं कामयाब होता है तो फिर हमेशा के लिए इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि मैं एक कांग्रेस नेता से बात कर रहा था, वो हमने उनसे यही बात पूछी, हमने कहा कि हमने कल एक प्रोग्राम भी किया था उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर, तो हमने उनसे बात कही कि जब बीजेपी वाले आप जीतते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ईवीएम के ऊपर किताब लिख दी गई थी 2009 के आसपास कि ईवीएम गड़बड़ है। जब आप जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती गड़बड़ है, जब वो जीतते हैं तो आप कह रहे हैं गड़बड़ है। तो ईवीएम आप भी तो इस्तेमाल कर चुके हैं, 10-10 साल तक आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, इसका मतलब आप भी गड़बड़ करके जीत रहे थे क्या? तो वो बोले कि नहीं हम गड़बड़ नहीं करते थे, हम बड़े ईमानदार लोग थे। तो हमने उनसे पूछा कि तो आप ईमानदार थे, तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि आप गड़बड़ हो सकती है? इतनी सॉलिड मशीन लेकर तो आप लोग आए थे। तो उन्होंने कहा देखिए मशीन तो जी वही होती है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मशीन के इस्तेमाल में दिक्कत होती है। अभी अनुज भाई माइक पकड़े हुए हैं, अभी इसका इस्तेमाल आवाज़ के ट्रांसफ़र में हो रहा है, अभी इसका दूसरा इस्तेमाल हमारे सर पर मारकर भी हो सकता है। तो मशीन इस्तेमाल करने वालों की मंशा वो कटघरे में है, मशीन कटघरे में नहीं है। मशीन का इस्तेमाल पहले भी होता था, मशीन का इस्तेमाल अब भी हो रहा है, लेकिन अब विपक्ष को इस बात का यकीन नहीं है कि चुनाव आयोग और पक्ष और जो सत्ता पक्ष की सरकार है वो आपस में मिलकर इन मशीनों के साथ कोई घालमेल तो नहीं कर रही है। इस बात का शक उनको प्रॉपर बना हुआ है। मशीनें वही हैं, मशीनों से काम लेने वाले लोगों के दिमाग में अगर कोई ना कोई खुराफात चल रही है तो मशीनों से तो वैसा काम लिया जा सकता है। एक कंप्यूटर पर आप यूट्यूब भी देख लेते हैं, एक कंप्यूटर पर आप पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, एक मशीन वो भी तो मशीन है, उसी कंप्यूटर पर आप फेसबुक ट्विटर भी चला लेते हैं, उसी कंप्यूटर पर कोई बम बनाना सीख लेता है, उसी कंप्यूटर पर कोई आतंकवादी गतिविधियां न्यूज़ में आता है कि वो फलानी जो है ISIS देखता हुआ पाया गया, उसी कंप्यूटर से IAS अधिकारी बनते हैं, PCS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसी कंप्यूटर से डॉक्टर जो है डिलीवरी कराना सीख लेते हैं, वो 3 इडियट पिक्चर में दिखाया गया। तो मशीन गलत नहीं है, मशीन के इस्तेमाल करने वाले लोगों की मंशा के ऊपर शंका है। लेकिन भरत भाई मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, देखिए इस बात का कोई अंत नहीं है। अब देखिए आपने सारी चीज़ें समझा दी, बता दी कि भाई वो सत्ता में रहते हैं तो वो गलत, वो सत्ता में रहते हैं तो वो गलत, उनके ऊपर आरोप। इस बात पे विराम कैसे लगेगा? इसका कोई अंत है कि नहीं है? इस बात का देखिए बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार, बतौर वोटर एक ही
इस शंका का एक ही समाधान लगता है कि चुनाव आयोग ये कहे और नामित करे कि जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि मशीन में दिक्कत है, उन लोगों को बुलाए, उन लोगों को बोले कि ये मशीन लो और 1 महीने के लिए हम इसको आपको देते हैं। 1 महीने आप इसको अपने पास रखो, अगर आप इसमें गड़बड़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाई ठीक है, हम कोई डिसीजन लेंगे। अगर आप नहीं गड़बड़ कर पाते हैं तो फिर आप अपना मुंह बंद रखिए, तो चुनाव आयोग ये कहे कि हम फिर 1 साल के लिए जेल करेंगे, आपको 5 साल के लिए जेल करेंगे। बहुत बड़ा आरोप है, किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा सकते हो कि हम धांधली करते हैं क्या? 10 साल जेल संवैधानिक संस्था है हाँ, चुनाव आयोग, संस्था है। उनके ऊपर आरोप लगाना, लेकिन फिर साबित करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग आगे नहीं आता है, चुनाव आयोग शांत रहता है, तो फिर लोगों की मंशा को बल मिलता है कि ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, मशीन है तो हो सकता है। अब कांग्रेस नेता पित्रोदा ने ऐसा कह दिया या कई सारे नेता आकर ऐसी बात कहते रहते हैं। और चुनाव आयोग ने अभी आम आदमी पार्टी ने एक मशीन में जो है वोट इधर से उधर किए थे, करके दिखाया था, डेमो दिखाया था। उस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि वो मशीन दूसरी है जिस पर उन लोगों ने किया था, हमारी मशीन दूसरी है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी कही थी कि 4 घंटे के लिए हम ईवीएम दे रहे हैं, कोई हैक करके दिखाइए। तो 4 घंटे के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसीजन निर्णय हो सकता है, लेकिन बतौर वोटर अगर हम वोट करके आए हैं, भरत यादव वोट डालकर किसी को आए हैं और वोट डालने के आने के बाद कोई कहे कि वोट कहीं भी डालो, जाएगा तो एक ही जगह, तो फिर भरत यादव का लोकतंत्र में और चुनावी प्रक्रिया में मन विचलित होगा, खिन्न होगा कि जाने का मतलब क्या है कि अगर पारदर्शिता नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था पारदर्शी होनी आवश्यक है और पारदर्शिता लाना चुनाव आयोग का काम है। और लोगों की शंका और ज़्यादा तब गहरी हो जाती है अनुज जी, जब इस लोकतंत्र के भीतर संसद में एक ऐसा बिल लाने की आवश्यकता हो जाती है जो बिल इस देश के चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्त को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता है, सत्ताधारी पार्टी को देता है। यानी एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को चुन लेंगे। ऐसे तो भरत भाई ईवीएम, चलिए एक बार को मान लेते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हो सकती है ईवीएम में गड़बड़ी, क्योंकि विपक्षी दल इस पर आरोप लगा रहे हैं, संशय है मन में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। 1% हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ईवीएम सेट है, चुनाव आयोग सेट है, तो देश में मतलब अब किसी और की सरकार बनेगी नहीं। अनुज जी, मंशा पर तभी तो शक होता है ना। इस देश के ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अनुज जी आज पार्षद हैं। अनुज जी आज सीना ठोक कर कहें, लाल किले पर चढ़ जाएं और सीना ठोक कर कहें कि 2024 में हम ही आ रहे हैं जी, हम ही आएंगे और हम प्रधानमंत्री जब 24 में बन जाएंगे तब ये करेंगे, या 2024 में, तो लोगों को इस बात की शंका तो होती है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जी। जब जनता मालिक है, जब जनता बटन दबाती है, जब जनता चुनती है, तो आपको ये कहना चाहिए ना कि जब जनता इस बार हमें 2024 में बिठाएगी तब हम ये बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खुद को अगले प्रधानमंत्री घोषित कर लेते हैं, स्वयं को घोषित कर लेते हैं और ये कहते हैं कि आएंगे तो हम ही, तो इस कॉन्फिडेंस को देखकर लोगों को ये बात लगती है कि जब खुद ही घोषित किए ले रहे हैं तो फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। ठीक है भरत भाई, देखिए अब ईवीएम पे हमने काफी एक चीज़ और है कि जब ये भी बताते हैं उसके साथ में कि 2047 में हम ऐसा कर देंगे, जब हम 2047 में पहुंचेंगे तब हम ऐसा कर देंगे, 47 तक मान लिया जाए तो हम वैसा कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 50 साल तक हम हिलेंगे नहीं, तो समझ रहे हैं आप, भारत जी की तरह इशारा कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। नहीं तो विपक्ष कॉन्फिडेंस इससे हिलता है और उनका जो उनके अंदर डर है, उस डर को इस बात से बल मिलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जिन राज्यों की हवा, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बात कांग्रेस कहती है कि यहाँ हम हार ही नहीं सकते थे, ऐसा है वैसा है, लेकिन बतौर पत्रकार मैं वहाँ 4-5-6 दिन रहा। मध्य प्रदेश के भीतर ये हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव बहुत गंदा लड़ा। मध्य प्रदेश में मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग
कांग्रेस की बुराई करते हुए नहीं पाए गए, राजस्थान में भी नहीं पाए गए। राजस्थान का एक बार की मान सकते हैं कि वहाँ के लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं हर बार, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस ने बहुत गंदा चुनाव लड़ा, घटिया चुनाव लड़ा, और राजस्थान में भी बहुत गंदा चुनाव लड़ा। अब विश्लेषण करने वाले तमाम सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब हम चिंतन और मनन करते हैं तब ये देखते हैं और ये पाते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत सोच रहे थे कि जो है सचिन पायलट के लोग जो हैं वोटर को लेकर पोलिंग बूथ तक जाएं। सचिन पायलट के लोग सोच रहे थे हमारे ठेंगे से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके लोग काम करें, वो लेकर जाएं। हम अपना अपना देखो, तो जिन लोगों ने अपना अपना देखा वो अपनी अपनी सीट बचा ले गए और बाकी गया चूल्हे भाड़ में। तो ऐसा मध्य प्रदेश में भी रहा। मध्य प्रदेश में तो कोई नीरा गुसैया नहीं था, बूथ के ऊपर इनका नाम लेवा नहीं मैं था। मान गया, मैं मध्य प्रदेश की बात मान गया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया है, उस पर सवाल कर लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी हमारे पास दो टॉपिक और हैं, दो मुद्दे और हैं जिस पर बात करनी है। भरत भाई चलिए, मध्य प्रदेश में मान गया गंदा चुनाव लड़ा, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ भी गंदा लड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ में गया नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ गया नहीं, सो मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं बता पाऊंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा हर किसी को विश्वास, और शायद बीजेपी को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो जीत गई वहां से। छत्तीसगढ़ में अब सारे ओपिनियन पोल यही बता रहे थे, एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि उसमें छत्तीसगढ़ में जीत सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं जीते। खैर वो पुरानी बातें हो गई। चलिए अब मैं बिल्कुल अब अपने मुद्दे पर आते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका असर अब कैसे देखे जाए। 8 राज्य ऐसे हैं, मान लीजिए आप, वो बंगाल से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं। क्या यहाँ पर कुछ खेल होगा क्या? जल्दी से मैं इस पर पहले, उसके बाद अखिलेश यादव पे बात करेंगे। देखिए, अगर ईमानदार राय बिल्कुल चाहते हैं, ठेठ भरत यादव वाली राय चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में घुसकर कांग्रेस का भला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की यात्रा आ रही है, आकर जा रही है, तो कांग्रेस का भला नहीं होगा। कांग्रेस का भला छत्तीसगढ़ में होगा यात्रा ले जाने से, कांग्रेस का भला जब मध्य प्रदेश में घुसेंगे तो इनका होगा, कांग्रेस का भला राजस्थान में होगा, सीटें बढ़ सकती हैं, राहुल गांधी में भरोसा पैदा हो सकता है। या राहुल गांधी बिहार में होगा? बिहार में भी वही बात मैं कह रहा था। उत्तर प्रदेश में भला तभी होगा जब अखिलेश यादव को या मायावती जी अगर गठबंधन में आती हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, जब इनके अपने झंडे में लाल और हरा झंडा मिक्स होता है, जब बहन जी का नीला झंडा मिक्स होता है उत्तर प्रदेश में, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में आके भला नहीं हो सकता, रैली निकाल देने से या यात्रा कर देने से भला नहीं होगा। यही चीज़ बिहार में भी है। जब तक नीतीश और तेजस्वी का साथ नहीं होगा कांग्रेस को, तब तक, हालांकि बिहार में थोड़ा मजबूत है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुकाबले, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होना है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ लेना ही लेना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश में मजबूत अखिलेश हो यादव पे सकता है। आते हैं, पहले हम थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेते हैं, बड़े कैनवास पे देख लेते हैं पूरा कि पूरे देश में निकाल रहे हैं। बंगाल में अगर फायदा होता है कि नहीं, अगर यात्रा निकालने से? ममता दीदी वहां पर बैठी हुई है, नहीं, खुले मन से स्वागत करेंगी वो तो राहुल गांधी का। करेंगी, फायदा होगा। मैं ये बात डिनाई नहीं कर रहा कि कांग्रेस का नुकसान हो, नुकसान तो कहीं नहीं होगा। जब भी आप कहीं कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना लगाते हैं, तो उसका चाहे लॉन्ग टर्म फायदा मिले, चाहे शॉर्ट टर्म फायदा मिले, चाहे तुरंत फायदा दिखाई दे, उसका फायदा होता है। अगर नेता चुनाव लड़ता है, हारता है, लड़ता है, हारता है, या कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है, हारता है, असफल होता है, असफल होता है, असफल होता है, कोई भी IAS PCS एग्जाम में असफल असफल होता है, तो कुछ नहीं सीखता है, कुछ नहीं उसे मिलता है, तो अनुभव तो मिलता ही है। तो उत्तर प्रदेश में और बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन तीनों राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों का साम्राज्य है। जी, यहाँ पर यहाँ कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस अकेले नहीं कर पाएगी। अपने इंडिया के लोगों को साथ में उसको लाना होगा, ला करके साथ चलना होगा, और तब ये दिखाना होगा कि व्हाट इज इंडिया और इंडिया की ताकत क्या है। जब ये इन राज्यों में घुसेंगे, जब इंडिया गठबंधन के लोग, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी इनके साथ आएंगी, 1 और 1 11 होंगे रोड पर, सड़कों पर, मैदानों में, जो जन सैलाब अगर उमड़ेगा, दिखाई देगा, तो लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ, इंडिया में शक्ति है। बिहार में जब घुसेंगे तो इनका साथ और सहयोग मिलेगा, इससे ये भी पता चलेगा कि ये लोग कितना एक हैं, एक हो सकते हैं या नहीं। पता चले कांग्रेस की यात्रा निकल रही है बिहार से, और बिहार में नीतीश और तेजस्वी के समर्थक उससे दूर रहें एकदम, और कांग्रेस चुपचाप सूखे सूखे चली जाए, तो लोगों को ये मालूम चलेगा कि ये लोग कितना एक हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, मेहनत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यही उत्तर प्रदेश में भी है।
आप जब ये छत्तीसगढ़ में घुसेंगे, आप जब ये मध्य प्रदेश में घुसेंगे, आप जब ये राजस्थान में घुसेंगे, यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, यहाँ क्षेत्रीय छत्रपों का राज नहीं है, 1-1 है। तो इन राज्यों में कांग्रेस को सिंगल हैंडेडली फायदा मिलेगा। जो देखिए, क्योंकि एक बात जो कही जा रही है वो बहुत कांग्रेस के फेवर में बात जाती है कि 9 लाख वोट प्लस रहे, और 9 लाख कम वोट नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर, सीट कन्वर्जन उसने किया, कांग्रेस हारी, बहुत बुरा चुनाव हारी, लेकिन वोट उसको 9 लाख ज़्यादा मिले। तो जब आप इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग, वो 9 लाख ज़्यादा लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल चुनाव में, आम चुनाव में, 2024 के चुनाव में, देश के चुनाव में कांग्रेस को वोट करेंगे। क्योंकि जिन 9 लाख लोगों ने कांग्रेस को वोट किया एक्स्ट्रा बीजेपी से और कांग्रेस फिर भी हार गई, तो वो 9 लाख लोग जाने वाले नहीं हैं कहीं, वो कांग्रेस को वोट मिलेंगे। अब उस 9 लाख में कांग्रेस को और प्लस करना है। राहुल गांधी को अपनी यात्रा से, अपनी यात्राओं से, कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस से, लोगों के भीतर ये कॉन्फिडेंस जगाना है, मुस्लिम समुदाय के भीतर, पिछड़ों के भीतर, दलितों के भीतर ये कॉन्फिडेंस जगाना है कि हम आ सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं और देंगे। ये कॉन्फिडेंस अगर जागता है, लोगों को लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो डेफिनेटली पब्लिक तो आज़ादी के बाद से हर बार 10 साल में, 15 साल में, 15 साल में, 10 साल में सरकार बदलती है। कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी आजीवन रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आजीवन रहेगी, हिलेगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं, तो ये असंभव है। ये इंदिरा जी के लिए भी लोगों ने कहा था, बिल्कुल, और फिर हमने देखा है किस तरह से तब्दीलियां हुई। देखिए, जाना तो तय है, जाना तो पड़ेगा। जो आया है, सत्ता में आया है या दुनिया में आया है या किसी पोस्ट पर आया है, तो उसको जाना तो है। जब ज्वाइन किया है तो इस्तीफा भी देना पड़ेगा, वो तो प्रक्रिया है। लेकिन अब वो इस्तीफा कब हो या फिर उसको कब जाना नसीब हो, ये दूसरे अपोजिशन के कर्मों पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर्म कर सकते हैं। और राजनीति गठजोड़ पर चलती है, राजनीति का रसायन दूसरे तरीके का है। तो अब कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ममता जी को, और बिहार में नीतीश तेजस्वी जी को, और कांग्रेस को स्वयं जहाँ जहाँ वो है, तो उसको उस रसायन को पहचानना होगा, उस रसायन के ऊपर कायदे से काम करना। अखिलेश यादव पे आते हैं जल्दी से, और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। भरत भाई, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव मजबूती के साथ, देखिए उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष का चेहरा है, वो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। अब इसमें अगर अब इसमें यात्रा आती है और अखिलेश यादव चूंकि इंडिया गठबंधन में है तो जाना मजबूरी भी हो सकता है, और अगर नहीं गए तो फिर लोग सवाल भी करेंगे कि किस बात का इंडिया गठबंधन, और जाते हैं और साथ एक फ्रेम में, एक फोटो में दिखाई देते हैं, तो उससे एक बड़ा मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में। मैसेज तो बड़ा जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब लोग जुड़ते हैं तो मैसेज जाता है। यही बात मैं कह रहा था कि अगर ये मान लीजिए अभी तो तय नहीं है, लेकिन टेंटेटिव जैसा कि मेरी बात हुई, तो उसके हिसाब से पूर्वांचल में घुस सकते हैं बिहार से, या बुंदेलखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश में इनकी यात्रा आ सकती है। तो जब बुंदेलखंड या पूर्वांचल में इनकी यात्रा आएगी, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला राज्य है, हालांकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के ज़्यादा एरिया से निकलना चाहिए और यात्रा को उत्तर प्रदेश में बड़ा करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव का साथ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि गठबंधन ना हो, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक चाहती है कि मायावती साथ में ना आए, और अगर मायावती उत्तर प्रदेश में साथ आ जाती हैं, गठबंधन के इंडिया के साथ आ जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि केंद्र में सरकार बनाने में लाले पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटें भी कम होती हैं, 20 सीटें भी कम होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा लगता है। क्या ऐसा देखने को मिलेगा बीच में राहुल गांधी अपनी यात्रा में चल रहे हो पैदल पैदल, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मायावती चल रही हो, तो फिर बात कुछ और ही होगी? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। हाइपोथेटिकल है, मैं इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है ऐसा, और अगर होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा है, बहन जी अभी इतनी जल्दी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। बहन जी गठबंधन में शामिल आखिरी मूवमेंट पर
हो सकती हैं। अगर वो उनका मन होगा शामिल होने का तो वो आखिरी मोमेंट पर होगा, वो इतनी जल्दी यात्रा में या इधर उधर कहीं शामिल होने की नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से इनकी यात्रा शुरू हो रही है और 14 तारीख वो तारीख डिसाइड की गई है। मुझे लगता है 14-15 तारीख को ही बहन जी का जन्मदिन भी होता है जनवरी में, तो हाँ 15 तारीख में उनका जन्मदिन होता है, तो 14 तारीख को बसपा के भीतर भी एक बहुत बड़ा जो है मूव वो होने वाला है। बसपा भी पन्ना प्रमुख बनाने वाली है और बूथ लेवल पर लोगों को नियुक्ति कर चुकी है, उनके डेटा को, उनके ऐप को लॉन्च करने वाली है। बसपा अब हाईटेक होने वाली है और इसका उद्घाटन 14 तारीख को होगा। 14 तारीख को एक ऐप का उद्घाटन होगा जिससे मायावती जी उस ऐप में जाकर, उस जिले में जाकर, उस क्षेत्र में जाकर वहाँ के पन्ना प्रमुख को फ़ोन मिला सकती हैं। वहाँ के पन्ना प्रमुख का बिल्कुल सही बात है और इस पर हमने आज एक वीडियो भी भारत एक सोच पर किया हुआ है, दर्शक देख पाएंगे, जो लोग देख पा रहे हैं इस वक्त, हमें सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो कहते हैं कि भाई बीजेपी बूथ लेवल पर इतनी मजबूत है, अब आपने छेड़ा है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बीएसपी भी अब वो बूथ लेवल की तैयारी कर रही है और इसके पीछे उनके जो जिनको उत्तराधिकारी बनाया आकाश आनंद, उनका हाथ है, बता रहे हैं जी। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब बहन जी अपनी पार्टी के पेच कसने में बहुत मजबूती से लगी हुई हैं। इवन दूर का तुक्का है ये और बहुत दूर की सोची समझी रणनीति ये है कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि 2024 से पहले बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करके बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है, क्योंकि बहन जी अब भारतीय जनता पार्टी के किसी जाल में फंसना नहीं चाहती हैं। बहन जी ने बहुत समय तक डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखा है और ये बहन जी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है कि बहन जी इतने समय तक खामोश रहें। बहन जी ने बहुत दूर की कौड़ी खेलते हुए अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहन जी के भतीजे के संबंध अखिलेश यादव जी के साथ बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत अद्भुत हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब 14 तारीख को ऐप लॉन्च होगा, बहन जी अपना संगठन कसेंगी, लोगों को अपने साथ लाएंगी, खींच कर एक साथ करेंगी कि मैं हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं लड़ने आ रही हूँ, तो जो वोट बसपा का कट कर भारतीय जनता पार्टी के पास गया है पिछले 2 पंचवर्षीयों में, 2017 से 2022 तक का उत्तर 10 साल मान लीजिए, पूरा 14 से लेकर 23 हो गया, 24 आ गया है। अगर ये वोट जो खिंच कर गया है, अब बहन जी की कोशिश है कि उस वोट को वापस लाया जाए, वापस किया जाए, क्योंकि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर बहन जी को सिर्फ 12.5% के आसपास का वोट मिला। 12.5% के आसपास के वोट का मतलब है जाटव वोट उनको मिला, उनके पास रहा। बाकी दलित समुदाय का जो दूसरी बिरादरियों का वोट है वो वोट भटक गया, वो वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया या कहीं और गया, जहाँ भी गया। तो बहन जी की पहली कोशिश ये है कि अपने दलित समाज के वोट को पहले एक जगह किया जाए। जब हम दलित समाज के वोट को एक जगह कर लेंगे तो हमारी भी सत्ता में कुछ हनक होगी, सीटें मांगने का या बंटवारे की जो चीज़ें हैं उसमें तब बात की जा सकती है। तो पहली प्राथमिकता बहन जी इस समय दे रही हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की नहीं, पहली प्राथमिकता उनकी है कि उनके अपने गठबंधन के पेच कसने, उनके अपनी पार्टी के पेच कसने के, उनकी अपनी पार्टी को मजबूत करने के, और जिस युवा शक्ति के हाथ में उन्होंने इस समय बागडोर दी है उस युवा शक्ति को राजनीति का ककहरा कायदे से सिखाने की। टेक्निकली स्ट्रांग हैं वो, इसमें आनंद जी टेक्निकली स्ट्रांग हैं, लेकिन मायावती जी से ज़्यादा राजनीतिक दांव पेचों में अभी उनको महारत हासिल नहीं है उतनी। तो बहन जी अभी वक्त है, अभी उनको और ज़्यादा अनुभव करवाएंगी और जो उनका टेक्निकली अनुभव उनका है उस अनुभव को पार्टी के साथ जोड़ रही हैं, जो दिखाई दे रहा है। और 14 तारीख को आप देखेंगे कि लॉन्चिंग होगी और शानदार लॉन्चिंग होगी। और मेरे जितने सूत्र कह रहे हैं कि बसपा के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं दिखाई देते हैं या बसपा के लोग टीवी पर नहीं दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे हैं, 14 तारीख के बाद से आप उसमें भी परिवर्तन देखेंगे।
तो ये तमाम मुद्दों पर आज हमने बातचीत की है और ये अलग अलग एंगल पर हमने बातचीत करने की कोशिश की और इसीलिए भरत भाई से हम बात करते हैं कि उनका विश्लेषण जो है वो खबर का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं कि आखिर कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और कहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हर एक की कमियां उजागर करने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद रहते हैं। भारत एक सोच देख रहे हैं और देखते रहिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों।